हेलो दोस्तों, आप भी यदि BSTC 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये क्लास आपके लिए एक आत्मविश्वास का एक कदम और हम आगे लेके जाएंगे आपके आत्मविश्वास को। और आप लगातार इस क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नई धार और नई ऊंचाई दे सकते हैं। यहाँ पर लगातार जो गद्यांश के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस गद्यांश के प्रश्न में भी आपको हिंदी व्याकरण का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। तो चले शुरू करते हैं एक शानदार हिंदी की क्लास। आप निराश नहीं होइए और बिल्कुल हताश नहीं होना है, विश्वास बनाए रखना है और इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जो जमीन पर बैठकर आसमान देखने से कुछ नहीं होने वाला है, जमीन पर बैठकर आसमान देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जमाना उसी की कदर करता है जो उड़ान भरता है, जमाना उसी की कदर करता है जो उड़ान भरता है। लहरों का तो फितरत है शोर मचाना, लहरों की तो फितरत है शोर मचाना, मंजिल उसी को मिलती है जो लगातार कोशिश और लगातार तैयारी करता है। तो चले आज शुरू करते हैं हिंदी की सामान्य हिंदी की एक शानदार क्लास। देखिए पहला प्रश्न कैसा आने वाला आपके सामने, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। अभी हमने संज्ञा संबंधी काफी ऐसे प्रश्न देख लिए हैं जो बिल्कुल अच्छे और शानदार थे। तो यहाँ पर देखें कि मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ पर अपन को देखना है मित्रता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें मित्र शब्द है और ता इसके साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मित्र शब्द है। अब मित्र शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है। मित्र शब्द के अंदर आपको देखना है कि मित्र शब्द के अंदर जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी मित्र शब्द के अंदर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा एक ग्रुप या एक वर्ग को दर्शाता है, वर्ग समूह को दर्शाता है। तो यहां पर जो है मित्र बहुत सारे व्यक्तियों का मित्र हो सकते हैं या बहुत सारे एक समूह वर्ग का बोध कराने वाले शब्द हो सकते हैं। इसलिए मित्र शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, परंतु जैसे इसके साथ में ता प्रत्यय जुड़ा है ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसका भी अपन को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार के मित्रता बचपन हो गया, बालपन हो गया, और ऐसे ईमानदार है, शिष्टाचारी है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सारे भाववाचक संज्ञा के अंदर शामिल होते हैं या उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। चले आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आ रहा है दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद है। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो दिग्गज शब्द को यहां पर पहले देखो ऐसे लिखा हुआ दिग्गज, दिग्गज शब्द यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आपको यहां पे देखना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होने वाला है। संधि विच्छेद हो जाएगा दिग धन गज हो जाएगा, ठीक है ना, दिग धन गज, दिग्गज। अब यहां पर ये नियम क्या कहता है, संधि का एक नियम होता है। कौन से संधि का नियम है, ये है आपके व्यंजन संधि का नियम। अब व्यंजन संधि का नियम क्या होता है कि यदि यदि व्यंजन यदि व्यंजन व्यंजन के आगे यदि कोई इस प्रकार जो है वर्ग का वर्ग का वर्ग का या तो स्वर आता है या वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो ये जो ग है यानी इस पर यहां जो ग है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है और तीसरे वर्ण में बदलते ही यहां पर हो जाएगा दिग्गज, ग आधा हो जाएगा दिग्गज। ये एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब दिग्गज का मतलब होता है हाथियों जैसी दशा या दिशा कह सकते हैं। तो यहां पर दिग्गज उसे कहा जाता है, यहां पर उस शब्द को जो अपने काम के अंदर निपुण होता है, परिपूर्ण होता है या अच्छा होता है, उसे हम कहते हैं दिग्गज। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। यथोचित शब्द में समास है, यथोचित शब्द में समास। अब यहां पे देखो यथोचित का समास विग्रह क्या होने वाला है। यथोचित का समास विग्रह यथोचित यानी उचित है, जो उचित
उचित है जो, उसे कहते हैं यथोचित, यानी उचित है जो या उचित के अनुसार या उचित है जो, ठीक है ना। यहां पर जो है इसका पहला पद है वो है अवयव, पहला पद है अवयव शब्द है, तो यहां पर पहला पद अवयव की समास के अंदर आता है, अवयवभाव समास के अंदर आता है, यानी अवयव शब्द लिंग वचन एवं कार्य के अनुसार किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पर यथा उचित के अंदर उचित है जो या उचित के अनुसार भी कह सकते हैं अपन, यहां पर अवयवभाव समास है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आगे देखिए फिर से समास संबंधी प्रश्न आया है, आपको बिल्कुल समास से अच्छी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर, और आपके एग्जाम के अंदर भी समास से प्रश्न पूछा जाएगा, तो समास आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए उसको तैयार करके जाना है। तो देखो चतुर्भुज में चतुर्भुज, चतुर्भुज का आपका समास विग्रह क्या हो जाएगा, 4 है भुजा जिसकी, 4 है भुजा जिसकी उसे चतुर्भुज कहते हैं। 4 है भुजा, 4 है भुजा जिसकी अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु, तो इसका तीसरा अर्थ हो जाएगा विष्णु, और पूरा पद का तीसरा अर्थ बता रहा है, तो ये किस समास के अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के अंदर चला जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। द्विगु समास के अंदर एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं कि द्विगु समास के अंदर, द्विगु समास में पहला पद है वो हमेशा संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होगा, पहला पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची होने वाला है या संख्यावाचक हो सकता है, ठीक है ना, संख्यावाचक होगा। और कर्मधारय समास के अंदर, कर्मधारय समास की क्या पहचान है कि कर्मधारय समास के अंदर प्रथम पद विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, ठीक है ना। इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। तो आपको यहां से इस प्रश्न से समास को अच्छी तरीके से समझना है, और ये जो 4 समास आए हैं उसमें से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो द्विगु समास के अंदर प्रथम पद गणनावाचक हो गया, संख्यावाचक होगा, और बहुवीर्य समास के अंदर पूरा पद जो है एक तीसरा अर्थ देगा, पूरा पद तीसरा अर्थ दे रहा है, और कर्मधारय समास के अंदर विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, और तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्हों का लोप होगा। तो ये इस सवाल से अपन को समास अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। आगे चल के देखते हैं उपकार में उपसर्ग कौन सा है, उपकार में उपसर्ग कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है उप और कार शब्द बना है, उपकार, कार अलग है शब्द और उप प्रत्यय इसके साथ में जुड़ा हुआ है, उपकार हो गया, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आगे चल के देखते हैं, आगे सवाल आया है निर्मलता में प्रत्यय है, निर्मलता में प्रत्यय कौन सा है। तो देखो निर्मलता, सबसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है उसकी तरफ गौर करना, आपको देखना है कि निर्मलता शब्द के अंदर पहले जो शब्द लिखा हुआ है वो कैसा है या उसका क्या अर्थ होने वाला है। निर्मल शब्द लिखा हुआ है, निर्मल, निर्मल का मतलब होता है मल रहित, अर्थात किसी भी प्रकार का उसमें मल नहीं हो, उसे कहते हैं निर्मल, निर्मल। अब निर, यहां पर निर इसके अंदर क्या लगा हुआ है, निर उपसर्ग लगा, निर जो है उपसर्ग लगा हुआ है, और मल जो है शब्द है, मूल तो मल शब्द है, अब मूल शब्द है मल, और इसके साथ में यदि ता प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द हो गया निर्मलता, शब्द बन जाता है निर्मलता। तो यहां पर जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, परंतु यहां पर आपको प्रत्यय पूछा गया है जो पीछे जुड़ता है, तो ये जो हो गया 1 नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। निर्मल और ता, निर्मलता, जिसमें बिल्कुल जो है मल रहित हो, स्वच्छ हो, जिसमें बिल्कुल प्रकार का कोई मैल नहीं हो, उसे कहते हैं निर्मल। आगे देखते हैं अल्पज्ञ का अर्थ क्या है। अल्पज्ञ का अर्थ है, यहां पर दिया हुआ है बहुत जानने वाला, बी ऑप्शन है कम जानने वाला, सी ऑप्शन है ज्ञानी व्यक्ति, और डी ऑप्शन है गुरु। तो आपको यहां पे देखना है कि अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है। अल्प का मतलब होता थोड़ा,
अल्प का मतलब होता है थोड़ा, या तो हम कह सकते हैं कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो या जिसको कम ज्ञान हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। और जिसको ज्यादा ज्ञान हो या देखो जिसको बहुत जानकारी हो या बहुत जानने वाला होता है उसके लिए शब्द आएगा बहुज्ञ। जो बहुत जानता हो, ज्ञानी व्यक्ति हो गया, उसके लिए जो जिसमें ज्ञान अच्छा होता है, जानकारी होती है, उसे कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है ना। गुरु का तो अर्थ आपको पता ही है, बहुत जानने वाले को कहते हैं बहुज्ञ और कम जानने वाले को कहते हैं अल्पज्ञ। तो बहुज्ञ का विलोम हो जाएगा अल्पज्ञ। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चले अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि विद्वता किस प्रकार की संज्ञा है। विद्वता किस प्रकार की संज्ञा है। अब शब्द जो मेन है वो है विद्वान। शब्द है विद्वान, ठीक है ना। विद्वान शब्द है। विद्वान, विद्वान किसे कहते हैं? जिनको बहुत अच्छा ज्ञान हो या जिसमें विद्वता हो, बहुत अच्छा ज्ञान हो, जो जानकार हो, वो विद्वान होता है। अलग अलग क्षेत्र के अंदर विद्वान होता है। कोई कला के अंदर, कोई साइंस साहित्य के अंदर होता है, कोई जो है विज्ञान वर्ग के अंदर होता है, अलग अलग, कोई समाज क्षेत्र के अंदर होता है, विद्वान होता है। तो विद्वान शब्द मूल शब्द है। इसमें विद्वान शब्द है मूल शब्द, और इसमें ता प्रत्यय जुड़ गया है। ता प्रत्यय जुड़ते ही शब्द बन गया है विद्वता। विद्वता बन गया है। अब विद्वता बनते ही ये क्या हो गया? ये भाववाचक हो गया। विद्वता बनते ही ये भाववाचक हो गया। पहले विद्वान शब्द क्या था? विद्वान जातिवाचक था, ठीक है ना। जातिवाचक शब्द था, एक विशेष वर्ग या समूह का बोध करवाने वाला शब्द था विद्वान, ठीक है ना। यहां पर हो जाता है, यहां पर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राम विद्वान है, तो यहां पर जो है ये विद्वान शब्द राम के साथ जुड़ते ही राम यहां पर संज्ञावाचक हो जाता है, जबकि विद्वान जातिवाचक होता है। और इसके साथ में ता प्रत्यय जुड़ते ही ये भाववाचक बन जाता है। तो यहाँ पर विद्वता किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्वता यहाँ पर बी ऑप्शन है, भाववाचक संज्ञा है। और विद्वान शब्द भी आ सकता है, तो विद्वान शब्द आते ही हो जाता है यहाँ पे जातिवाचक। और यदि किसी का नाम जुड़ा हुआ है तो वो नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो अब इस प्रकार का यदि प्रश्न आपके सामने आता है, संज्ञा संबंधी प्रश्न आता है, तो आपको आसानी से हल करना है, उसको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आगे चल के देखते हैं, प्रश्न आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने परिश्रम नहीं किया वह सफलता की अपेक्षा कैसे कर सकता है। ये वाक्य है। अब देखो, ये वाक्य आपने देखा होगा कई बार, हमने वाक्य संबंधी बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने बार बार लेके आ रहे हैं। यहां पर है किसी व्यक्ति ने परिश्रम नहीं किया तो वह, ठीक है ना। इसका मतलब पहला वाक्य क्या है? जिस व्यक्ति ने परिश्रम नहीं किया। अब पहला तो ये वाक्य हो गया, एक वाक्य तो ये हो गया। दूसरा है वह सफलता की अपेक्षा कैसे कर सकता है, दूसरा वाक्य यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। तो अब जो सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे परिश्रम करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात है। और ये वाक्य एक पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित है। तो ऐसा किसके अंदर या किस वाक्य के अंदर होता है? ये होता है मिश्र वाक्य के अंदर। तो इसमें भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। यानी एक वाक्य जो होता है मुख्य वाक्य, दूसरा उपवाक्य आश्रित वाक्य होता है, वो उसके ऊपर निर्भर होता है। और जो और सो, तो, कि, इनके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। इनसे आश्रित वाक्य शुरू होता है। जो आश्रित वाक्य होता है, जैसे यहां से शुरू हुआ है, तो आश्रित वाक्य इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है और ये भाव दर्शाता है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य का ऊपर डिपेंड है, आश्रित है, ठीक है ना। तो चले अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। अगला प्रश्न है, यदि वर्षा हुई तो मैच रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये वाक्य कैसा है? अब यहाँ पे देखना है कि अब ये किस प्रकार का भाव देने वाला है, अर्थ क्या दे रहा है, ठीक है ना। ये अर्थ के आधार पर वाक्य होंगे। अर्थ के आधार पर, जैसे 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, उसी में आपको देखना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। अब यहां पर देखो कि वर्षा हुई तो मैच रद्द हो गया। यहां पर ऑप्शन आपका अर्थ के आधार पर दिया हुआ ही नहीं है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रचना के आधार पर। अब देखो यहां पर जो है तो शब्द जुड़ा हुआ है। तो शब्द पीछे मैंने बताया था किसकी पहचान होने वाली है, यह है मिश्र वाक्य, ठीक है ना।
यदि वर्षा हुई, पहला वाक्य यदि वर्षा हुई 1 नंबर वाक्य, तो मैच रद्द कर दिया जाएगा, ये 2 नंबर वाक्य है, ठीक है ना। तो पहला वाक्य जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य के ऊपर निर्भर है, यानी वर्षा के ऊपर निर्भर है मैच का रद्द होना। तो यहां पर आपको आसानी से समझना है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित है, और आश्रित होते ही ये वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य के अंदर दोनों ही जो दोनों वाक्य होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, और सरल वाक्य के अंदर एक ही विधेय होता है, एक ही विधेय होता है, और एक ही इसके अंदर उद्देश्य भी होता है, ठीक है ना। एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, तो वहां पर जो वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य दोनों वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, और दोनों ही वाक्यों का अपना अपना एक मूल अर्थ होता है या अपना एक अर्थ होता है। और मिश्र वाक्य के अंदर एक दूसरा वाक्य जो उपवाक्य होता है पहले वाक्य के ऊपर निर्भर होता है, और वो आश्रित भी होता है। अब आगे देखते हैं, आपको लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो बीएसटीसी के अंदर लगातार आ रहे हैं, और आपके लिए ये जो है एक रामबाण सिद्ध होगा। लगातार आपको इसके साथ में जुड़ करके लगातार देखना है, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देनी है, नई धार देनी है। शिक्षक छात्रों को पाठ समझा रहे थे, क्रिया का काल क्या है, ठीक है ना, क्रिया का काल है। तो यहाँ पर पहला अपना वाक्य समझना पहले कि शिक्षक छात्रों को पाठ समझा रहे थे। अब वर्तमान काल है, अपूर्ण काल है, अपूर्ण भूतकाल है, या पूर्ण भूतकाल है, या भविष्यत काल है। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर यदि थे आया हुआ है, अर्थात थे आते ये कैसा हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। ये तो एकदम आपको पक्का हो गया कि भूतकाल है, ठीक है ना। अब भूतकाल है, इसके साथ में समझा रहे थे, अब लगातार हो रहा काम, समझा रहे थे लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो इसके अंदर जो है वाक्य काम पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है, काम पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है। तो अपूर्ण यहां पर किसके अंदर है, यहां पर है अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल है, वाक्य पूरा नहीं हुआ, समझा रहे थे। अब समझा चुके थे होते ही क्या हो जाता, समझा चुके थे पूर्ण भूतकाल हो जाता, यहां पर जो है एकदम कार्य पूर्ण हो जाता। तो ये पहला ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिक्षक छात्राओं को पाठ समझा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। देखो निर्णय लिया हुआ, अगला प्रश्न है निर्णय लिया जा चुका था, वाच्य है। अब निर्णय लिया जा चुका था, अब यहां पर जो है ये वाक्य किस प्रकार का है, क्रिया के आधार पर मैंने बताया था, क्रिया के आधार पर जो वाक्य यहाँ पर क्रिया के अंदर जो पूछा गया कि किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है ना, यानी वाच्य से पूछा गया शब्द है वाच्य, वाच्य से पूछा है। और वाच्य हमने पढ़े हैं, शॉर्ट वीडियो के द्वारा भी आपको ट्रिक बताई है मैंने कि वाच्य को किस प्रकार से अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर निर्णय लिया जा चुका है, यहाँ पर पूरा वाक्य ही एक भाव को दर्शाता है, यानी जो क्रिया है वो भाव के अनुसार बन रही है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा भाववाचक। सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ये भाववाचक है। निर्णय लिया जा चुका है, यहाँ पर बिल्कुल कोई कर्ता भी नहीं है, ठीक है ना, पूरा ही वाक्य क्रिया के भाव के आधार पर स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कर्मवाच्य यानी यहाँ पर कृतवाच्य के अंदर कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, वाक्य के अंदर कर्ता की प्रधानता होती है, और इसका पहचान है न, ठीक है ना, न जो है चिन्ह है ये इसकी पहचान है, न से वाक्य जुड़ा हुआ रहता है, कर्ता के साथ में वाक्य जुड़ा हुआ रहता है न से, ठीक है ना। और क्रम वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, पूरा वाक्य क्रम के ऊपर निर्भर होता है, या पूरे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, और ये से या के लिए से जुड़ा हुआ रहता है, के लिए या द्वारा से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो अब आपको वाच्य संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो गलत नहीं करना है, इस प्रकार की ट्रिक्स आपके सामने हैं, इसको आसानी से आपको समझ में आ सकती है। तो चले आगे प्रश्न लेते हैं, कौन सा प्रश्न आ रहा है। आगे प्रश्न आया है कि बच्चों को मिठाई बांटी गई, को कारक है। अब को इसमें यदि आपने कारक अच्छी तरीके से समझे हैं तो ये प्रश्न आसानी से आप सही कर सकते हो।
तो देखो कि बच्चों को मिठाई बांटी गई। अब यहां पर को शब्द है, कर्ता ने और कर्म को कारक चिन्ह है, कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, और को कारक चिन्ह यहां पर आपको सीधे इसमें चलना है। यहां पर 1 नंबर ऑप्शन सही होने वाला है, कर्म कारक। संप्रदान के अंदर से अलग होने का भाव, यानी से कारक चिन्ह होगा परंतु यहां पर अलग होने का भाव दर्शाने वाला होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग हो गया, ठीक है ना, पेड़ से पत्ता गिरते ही अलग हो गया, तो अलग होने का भाव यहां पर ध्यान रखना कि अलग होने का भाव यदि आपको दर्शाया जाता है तो वो संप्रदान कारक होगा। और संबंध में का, की, ठीक है ना, संबंध स्थापित करने वाला वाक्य होता है, या ये जो कारक चिन्ह इसके साथ में संबंध का जो कारक होगा, और अधिकरण में होगा में, पे और पर, ठीक है ना, में, पे और पर, इसको ध्यान रखना है कि संबंध अधिकरण कारक में है, संप्रदान कारक में जो है अलग होने का भाव होता है, और से इसका चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को, और एक हो गया करण से, ठीक है ना, करण से, यहां पर करण से द्वारा आएगा, ठीक है ना, से द्वारा, करण से द्वारा, अर्थात इसके साथ में से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे राम पेन से लिख रहा है तो पेन इसके अंदर जो है एक साधन हो गया, साधन के साथ में जुड़ा हुआ होता है कर्ता, ठीक है, अलग होने का भाव इसके अंदर नहीं होता है। यहाँ पर सवाल हमेशा कारक चिन्ह से आता है, तो संप्रदान और जो है कारण कारक को आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके ध्यान रखना है। यहाँ पर अलग होने का भाव होगा, जबकि करण कारक के अंदर के द्वारा होगा, जो साधन होता है वो साथ में होता है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न आपके सामने कैसा आने वाला है। अगला प्रश्न आया, उसने मित्र के लिए उपहार खरीदा, के लिए है। अब के लिए इसके अंदर किस प्रकार का जो है कारक चिन्ह है, के लिए, संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और आपादान कारक। अब यहां पर देखो, इसमें संबंध संप्रदान हमने पढ़ा है, करण कारक भी अभी देखा है और संबंध में भी देखा है, परंतु के लिए किसके साथ में आने वाला है, के लिए है आपादान कारक के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आगे चल के देखते हैं, आगे प्रश्न आ रहा है, वे अत्यंत सावधानी पूर्वक कार्य करता है, सावधानी पूर्वक है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो अपन को थोड़ा धैर्य बनाए रखना है और आसानी से समझना है, ये व्याकरण है। किसी भी प्रकार के हिंदी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको थोड़ा प्रश्न को अच्छी तरीके से प्रश्न को समझना है। अब यहाँ पर जो है सावधानी पूर्वक जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम। अब देखो, कार्य की विशेषता नहीं बताई जा रही है तो विशेषण तो है ही नहीं, ठीक है ना, संज्ञा भी नहीं है, संज्ञा शब्द ही नहीं है, और सर्वनाम भी नहीं है। मैं पे जो मैं, हम, हमारा, तुम्हारा, ये आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये भी सावधानी पूर्वक जो है वो सर्वनाम भी नहीं है। परंतु कार्य की विशेषता बताई जा रही है कि कार्य कैसे करना है, सावधानी पूर्वक हो रहा है, ठीक है ना, कार्य कैसा हो रहा है, सावधानी पूर्वक हो रहा है। तो यहां पर जो है क्रिया की विशेषता, करना शब्द है क्रिया, करना शब्द क्या है, क्रिया, ठीक है ना। अब क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो सावधानी पूर्वक है, तो यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण वाक्य हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया फिर से आपको स्वयं क्रिया संबंधित, ठीक है। बालक अचानक हंस पड़ा, अचानक है। अब अचानक इसके अंदर किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अवयव है। अब यहां पर अपन को देखना है कि कर्ता कौन है, बालक यहाँ पर कर्ता शब्द है, बालक है कर्ता, और हंसना क्या है, क्रिया है, हंसना यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया की विशेषता क्या है, अचानक हंसना, क्रिया की विशेषता क्या हो गई, अचानक हंसना, ठीक है ना। तो अचानक हंसना, यहाँ पर जो अचानक शब्द है वो हो गया फिर से क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहाँ पर अवयव भी नहीं है, क्रिया विशेषण शब्द है, और विशेषण और संज्ञा भी नहीं है। क्रिया की विशेषता है कि वो अचानक हंस रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके सामने कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है और फिर उस उत्तर तक पहुंचना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम इतना पढ़ करके क्या करेंगे, या पढ़ करके अपन को आगे किस प्रकार से जो नंबर आएंगे, या आपके मन में इस प्रकार की निराशा आती है, तो उस पतंग को देखना है। यानी पतंग जब ऊपर उड़ जाती है तो ये पतंग को पता है कि उसको अंत में कचरे में मिलना है, परंतु पतंग एक बार आसमान को छू करके जरूर देखना चाहती है। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी यदि निराश नहीं होना है और आसमान को छू करके मंजिल को प्राप्त करके अपना योगदान जरूर देना है। तो देखिए कठिनाई शब्द में मूल शब्द है, कठिनाई शब्द में मूल शब्द क्या है? अब देखो यहां पर जो है शब्द है कठिन, मूल शब्द क्या है? कठिन है, और इसके साथ में इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इया प्रत्यय, ठीक है ना, इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो शब्द हो गया कठिन, यहां पर एक यहां पर आई, ठीक है ना, आई और या, ये दो शब्द इसके साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, दो प्रत्यय इसके साथ में जुड़े हुए हैं, और मूल शब्द इसका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा कठिन। एक नंबर ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आगे देखो, आगे आपके सामने जो प्रश्न आया है, आगे प्रश्न है अतिथि देवो भवे में देवो शब्द है। अब यहाँ पे आपको देवो शब्द को देखना है। देवो शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया या सर्वनाम है। अब देखो देवो शब्द बना है देव शब्द से। किससे बना? देव शब्द से बना है। अब देव शब्द यहाँ पर क्या है? देव शब्द यहाँ पर संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है। यहाँ पर देव शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। देव शब्द है संज्ञा शब्द, ठीक है, संज्ञा शब्द है, उससे देवो शब्द बना है। तो यहाँ पर जो देवो शब्द में क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। एक नंबर ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अतिथि देवो भवे, अर्थात अपन की ये परंपरा होती है, अतिथियों को देवताओं के समान समझा जाता है या माना जाता है, हमारे एक भारतीय कल्चर है। तो यहाँ पर जो देव शब्द है वो है संज्ञा। यहाँ पर कैसी संज्ञा हो जाएगी? ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आ रहा है तो देव शब्द के अंदर जातिवाचक संज्ञा है और ये संज्ञा शब्द है। आगे देखो, आगे मुहावरे से संबंधित प्रश्न आ रहा है। मुहावरा, ठीक है, मुहावरे से प्रश्न आया है कि दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है भोजन करना, पराजित होना, दांत साफ करना या हंसना। तो यहाँ पर जो दांत खट्टे करने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पराजित करना। पराजित करना यानी भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। तो यहाँ पर जो है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ने भोजन करना होगा, दांत साफ करना, ने हंसना, पराजित करना, दांत खट्टे करना अर्थात पराजित करना। तो चले आगे कौन सा प्रश्न आने वाला है? आगे है 1 और 1 11 होने का अर्थ क्या है? 1 और 1 11, यह भी एक कहावत है। 1 और 1 11 होना, जोड़ना, मिल करके शक्तिशाली होना, गणित करना या बहस करना। तो 1 और 1 11 होना, ये है मिल करके शक्तिशाली होना। बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। यानी एक यहां लिख दिया, एक पास में और लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएंगे। अर्थात केवल एक आदमी के जुड़ने से और एक और लिख देंगे फिर 111 हो जाएंगे। यानी उसके अंदर जो है शक्ति बढ़ती जाती है। तो मिल करके क्या हो रहा है? शक्तिशाली होना। 1 और 1 11 होना। अब देखो आगे शब्द आ रहा है कि शुद्ध शब्द चुनिए। शब्द शुद्धि से प्रश्न आया है। संवेदनशील, संवेदनशील और संवेदनशील, संवेदनशील, ठीक है ना। अब यहाँ पर संवेदनशील क्या लिखा हुआ? ऐसा लिखा हुआ था संवेदनशील। एक नंबर ऑप्शन सही है। अब देखो बार बार आप यदि हिंदी पढ़ रहे हो, व्याकरण पढ़ रहे हो, तो ऐसे शब्द अशुद्ध आते ही आपको खुद को अटपटे शब्द लगने लग जाते हैं, ठीक नहीं लगते हैं, दिखने में भी बेडौल लगने लग जाते हैं। संवेदनशील यहाँ पर शब्द सही है, एक नंबर ऑप्शन। आगे चल को देखते हैं, फिर से अशुद्धि संबंधित आया सवाल कि अशुद्ध वाक्य चुनिए। वाक्य अशुद्धि और शब्द अशुद्धि में से सवाल आपके 101% पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए देखना है कि कैसे अपन को पहचान करना है।
वे घर जा रहे हैं, वे घर जा रहे हैं। अब यहां पर आपको शुद्ध और अशुद्ध को, यहां पर अशुद्ध को ढूंढना, अशुद्ध वाक्य चुन करना है, जो है उसको देखना है या चुनना है। वे घर जा रहे हैं, वह पुस्तक पढ़ रही है। वह घर जा रहे हैं बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध है ही नहीं, ये तो गलत कर दो इसको। वह शुद्ध पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये भी एकदम सही है, ठीक है ना। मैं बाजार गया था, ये भी सही है। तुमने मुझे बुलाई, अब देखो ये वाक्य पढ़ने में भी ऐसा लगता है कि ये गलत है। तुमने मुझे बुलाया, यहां पर ई की मात्रा नहीं आएगी, तुमने मुझे बुलाया। तो यहां पर जो है डी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, डी ऑप्शन सही है। बाकी ये सारे ऑप्शन एकदम शुद्ध है, ठीक है ना। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, और ये अशुद्ध है। तुमने मुझे बुलाया। अब आगे देख लो प्रश्न कौन सा आ रहा है। आगे प्रश्न आ रहा है उदार का विलोम है। उदार का विलोम कौन सा है? उदार का विलोम शब्द पूछा गया है। उदार का विलोम है यहां पर कृपालु, दयालु, कर्पण और सज्जन। अब उदार व्यक्ति होता है, उसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। उदार का हो जाएगा कर्पण। कर्पण का मतलब होता है कंजूस, ठीक है ना। उदार, कृपालु, दयालु तो ये बिल्कुल उदार का ही है, और इसका विलोम हो जाएगा कर्पण, ठीक है। कृपण कह सकते हैं, कृपण इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, ठीक है। आगे चल के देखते हैं प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रकाश का पर्यायवाची, प्रकाश शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। प्रकाश शब्द का पर्यायवाची होता है अंधकार। प्रकाश का होता है अंधकार। ने छाया, तम का मतलब होता है अंधेरा। तम का मतलब होता है अंधेरा, तम का मतलब अंधेरा होता है। छाया और ज्योति का मतलब भी प्रकाश से संबंधित होता है, प्रकाश ही होता है, ठीक है। ये दोनों समानार्थी शब्द है, और अंधकार इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है ना। एक नंबर ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अंधकार कह सकते हैं। आलोक का भी प्रकाश होता है, आलोक शब्द आता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ जो विलोम होगा वो प्रकाश होने वाला है। आगे देखते हैं उसका हृदय पत्थर है, अलंकार है। अब उसका हृदय पत्थर है, आपने यदि सेकंड ऑप्शन हिंदी भरी है तो आपको इस प्रकार के प्रश्न एक दो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहां पर देखो उसका हृदय पत्थर है। अब यहां पर जो पत्थर है, उस हृदय को पत्थर के ऊपर आरोपित किया गया है, यानी उपमेय को उपमेय के ऊपर आरोपित किया गया है। तो यहां पर जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है ना। हृदय कैसा है? पत्थर के समान है, उसको उसके ऊपर आरोपित किया जा रहा है, ठीक है ना। उपमा के अंदर उपमा दी जाएगी, और अनुप्रास के अंदर एक ही वर्ण बार बार आएगा, एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी। और यमक के अंदर ध्यान रखना है कि एक ही शब्द आएगा, जैसे कनक कनक एक ही शब्द आएगा, परंतु दोनों ही बार उस शब्द का अलग अर्थ निकलेगा। यहाँ पर एक कनक अर्थ सोना हो गया, एक कनक अर्थ धतूरा हो गया। तो यहाँ पर जो है यमक को भी समझना है। रूपक के अंदर उपमेय को उपमेय के ऊपर आरोपित किया जाता है, और उपमा के अंदर उपमेय को उपमा की उपमा दी जाती है, या कह सकते हैं कि उसको जो है उपमा से नवाजा जाता है उसको, ठीक है। आगे चल के देखते हैं। अब हमने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत शानदार होंगे, और आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई देंगे, आपकी तैयारी को एक नई उड़ान देने वाले हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले होंगे। तो यहां पर देखिए ये जो आपके सामने आया है गद्यांश आया है, इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, और पढ़ करके इसके उत्तर तक पहुंचने का प्रयास भी करना है। देखो, पर्यावरण संतुलन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वृक्ष, जल और वायु हमारे अस्तित्व के आधार हैं। यदि मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये गद्यांश वर्तमान परिदृश्य के अनुसार बिल्कुल सही है, और आप इसको पढ़ लिया हमने अच्छी तरीके से। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इसको देखना है। प्रश्न आया आपके सामने, देखो कि जीवन किसके बिना संभव नहीं है। अब देखो, धन के बिना, पर्यावरण संतुलन के बिना, शिक्षा के बिना और विज्ञान के बिना। अब आपको इस गद्यांश को पढ़ा है तो ये देखो, पर्यावरण संतुलन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है भाई।
तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। गद्यांश पढ़ लिया है अच्छी तरीके से, बार बार कह रहा हूं, आप जल्दबाजी में सीधा उत्तर पढ़ करके जो प्रश्न पढ़ करके उत्तर तक नहीं पहुंचना, आपको पहले पूरा गद्यांश पढ़ना है और फिर उत्तर को देना है। अब आगे फिर गद्यांश संबंधित प्रश्न आया है कि हमारे अस्तित्व का आधार क्या है? भवन है, उद्योग है, वृक्ष या जल या वायु या सड़कें। तो देखो अपना जो जीवन है उसका आधार यहाँ पर गद्यांश में भी आया है कि वृक्ष है, जल है और वायु है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अब आगे देखो फिर गद्यांश से कोई शब्द आएगा और उस शब्द का विलोम भी पूछा जा सकता है, उस शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो यहां आया है कि अंधाधुंध का अर्थ क्या है? अंधाधुंध का अर्थ, अंधाधुंध सोच समझ करके, धीरे धीरे, बिना सोच विचार करके या ध्यान पूर्वक। तो यहाँ पर जो देखो पीछे अपने गद्यांश का अंधाधुंध का प्रयोग कहा हुआ, ये रहा। यदि मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दहन करेगा, अंधाधुंध उसका दहन करेगा। अंधाधुंध का मतलब यहाँ पर होता है कि बिल्कुल बिना सोचे विचारे उसका दहन करता जाएगा तो प्रकृति हमेशा जवाब देती है, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अंधाधुंध शब्द का अर्थ हो जाएगा बिना सोच विचार के। आगे चल के देखते हैं मनुष्य को क्या भुगतना पड़ सकता है। ऐसे गद्यांश से प्रश्न आते हैं, मनुष्य को क्या भुगतना पड़ सकता है? तो मनुष्य को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सी ऑप्शन आपका सही है। पुरस्कार, सम्मान या विश्राम नहीं, गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आगे आया गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर गद्यांश की मूल बात को आपको पकड़ना है, यानी मूल बात क्या है। अब मूल बात इसमें क्या समझाई गई है उसके ऊपर ध्यान देना है। उद्योग विकास पे तो है ही नहीं बात, बिना विज्ञान की प्रगति संबंधी भी कोई बात इसमें नहीं हुई है, शिक्षा का प्रभाव संबंधी कोई बात नहीं हुई है। बात हुई है किसके ऊपर? बात हुई है पर्यावरण संकट के ऊपर, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बात हुई है। तो इसका मूल जो है शीर्षक हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने हमेशा मिलेंगे। एक और गद्यांश आ गया फिर से, यानी ऐसे गद्यांश हम बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गद्यांश से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। और आप 20 तारीख के अंदर देख लेना कि ऐसे ही हूबहू गद्यांश आपके सामने आएंगे और उसमें से आपको प्रश्न ढूंढ करके उत्तर देना है। धैर्य खोना नहीं है, आराम से देखना है और पूरी क्लास देख करके फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आए थे और हमने पिछले साल जिसने बीएसटीसी का एग्जाम दिया है उनको पता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर हमको कैसे देना है। तो देखो गद्यांश पढ़ते हैं पहले। ईमानदारी मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है और ईमानदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता है। ईमानदारी, समाज में ऐसे व्यक्तियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यानी मूल बात क्या है? ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति को आदर दिया जाता है समाज के अंदर और उसको इज्जत तवज्जो दी जाती है। प्रश्न अब आया देखो, ईमानदार किसकी पहचान है? ईमानदारी किसकी पहचान है? धन की, चरित्र की, शक्ति की या पद की? अब देखो चरित्र, ईमानदारी से कोई जो है उसका मेल जोल नहीं है और धन से भी नहीं है, शक्ति से भी नहीं है, पद से भी नहीं है। किससे है? चरित्र से। बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। मनुष्य की चरित्र ही सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पर आया ईमानदारी मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है, यानी आपका ईमानदारी है तो फिर आपका चरित्र ठीक है, सही है। आगे इसी गद्यांश से प्रश्न आएगा कि ईमानदार व्यक्ति क्या नहीं छोड़ता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा, पीछे देखते हैं क्या नहीं छोड़ता। देखो ईमानदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता है। ये यहां से उत्तर आपको मिल जाता है, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो यहां पर है सत्य का साथ, सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आगे देखते हैं फिर से गद्यांश से प्रश्न आया है कि समाज ऐसे व्यक्तियों को कैसा देखता है या कैसे देखता है? आदर की दृष्टि से देखता है, आदर की दृष्टि से देखता है। पीछे आया हुआ देखो, यहां पर देखो समाज में ऐसे व्यक्तियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये आपका उत्तर यहाँ पे मिल जाता है, आपने यदि इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि परिस्थितियों शब्द में प्रत्यय है।
एक गद्यांश में से व्याकरणिक प्रश्न पूछा जाएगा, या तो विलोम पूछ लेंगे या उसका पर्याय पूछ लेंगे या आपको प्रत्यय उपसर्ग पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल फैक्ट आएगा गद्यांश से प्रश्न आने वाला। तो यहां पर देखो परिस्थिति शब्द बना है, परिस्थिति, ठीक है ना, एक शब्द है यहाँ पर परिस्थिति और यो प्रत्यय है, ठीक है ना, यो प्रत्यय है, तो ये रहा यो, इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक है ना। परिस्थिति और यो, परिस्थिति एकदम बिल्कुल शब्द सही है, परिस्थिति यहाँ पर है, और यो प्रत्यय का शब्द का यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, उपयुक्त शीर्षक देखना है, धन का महत्व, सत्य और ईमानदारी, कठिन समय, समाज सुधार। यहां पर क्या है, सत्य और ईमानदारी पे बात हुई है ज्यादातर, यानी अपन को देखना है कि ज्यादातर किसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया है, यानी मुख्य किस बात के ऊपर बात कही गई है, मुख्य बिंदु क्या है, वही उसका शीर्षक होता है हमेशा। तो आपको ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसकी तरफ ही ध्यान देना है ज्यादा। अब देखो जिसने परिश्रम किया है वही सफल हुआ है, वाक्य है। अब यहां फिर से वाक्य संबंधी प्रश्न आया है, तो आपको देखना है कि जिसने परिश्रम किया है वही सफल हुआ है। अब वही सफल हुआ एक वाक्य हो गया, वही सफल हुआ एक वाक्य, और दूसरा वाक्य है उसने परिश्रम, जिसने परिश्रम किया है। अब पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित है, निर्भर है, ठीक है ना, तो किस आश्रित कहां पे होते हैं, आश्रित मिश्र वाक्य में होते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे वाक्य आते हैं तो आपको थोड़ा उसका भाव के अनुसार भी आपको उसको समझना है, ठीक है। अब देखो मुझे तुम पर विश्वास है, पर है, अब पर जो प्रसर्ग है वो क्या है, अधिकरण है, संबंध है, अपादान है, या कर्म कारक है। अब पीछे हमने जो है देखा है कि मैं जो और पर, मैं पे पर, मैं पे पर, मैं पे और पर, ये किस प्रकार का कारक चिन्ह है, यहां पर अधिकरण कारक होगा, इसमें एक ऑप्शन सही होने वाला है। संबंध का और अपादान का के लिए पढ़ा है, कर्म का को हो जाएगा और संबंध का काके की होने वाला है। अब जो प्रश्न आ रहा अगला कि वह पुस्तक पढ़ चुका है, काल है। ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे, बिल्कुल छोटे प्रश्न भी आएंगे, तो आपको जो बड़े प्रश्न आते हैं उसमें ज्यादा उलझना नहीं है, फटाफट उसका उत्तर ट्रिक से देना है और छोटे प्रश्न को पढ़ करके अच्छी तरीके से उत्तर तक पहुंचना है। वह पुस्तक पढ़ चुका है, अब यहाँ पर चुका है आया, देखो यहाँ पर इसको ध्यान रखना, काल, काल पहचान करना है। अब है आया हुआ है, इसका मतलब ये वर्तमान काल है, क्या है, वर्तमान काल। यहां तक इसको अपन आसानी से पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर चुका है, ठीक है ना, वह पुस्तक पढ़ चुका है, काम पूर्ण हो चुका है, काम पूर्ण हो चुका है, तो यहां पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वर्तमान पूर्ण काल हो जाएगा, वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल। यहां पर आता है कि वह पुस्तक पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे, तो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न आ रहा है कि बालक से गलती हो गई, वाच्य है, बालक से गलती हो गई, यहां पर से शब्द आया हुआ, देखो से जो कारक चिन्ह आया हुआ है, से कारक चिन्ह। अब यहां पर जो कर्ता कौन है, कर्ता है बालक, यहां पर कर्ता बालक है और कर्म क्या है, गलती है, कर्म, ठीक है ना। अब पूरा वाक्य है वो किसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बालक से गलती हो गई, अब गलती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो यहां पर कर्म पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस पूरे वाक्य में कर्म की ज्यादा प्रधानता है न कि कर्ता की, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य वाक्य। ध्यान रखना, यदि ऐसे पहचान नहीं पा रहे हो तो से ध्यान रखना, से और द्वारा, ठीक है ना, ये कारक चिन्ह आते हैं तो इसके अंदर हमेशा कर्मवाच्य होता है, और ने कारक चिन्ह आता है तो यहां पर हमेशा कृत्यवाच्य होता है। और यदि पूरा ही क्रिया भाव के अनुसार लगाई जाती है, क्रिया भाव के अनुसार दर्शाई जाती है, तो इसमें भाववाचक वाक्य हो जाएगा। अब अगला सवाल आ रहा है कि निसंदेह का सही संधि विच्छेद है, निसंदेह का संधि विच्छेद ढूंढना आपको देखना है, निसंदेह का संधि विच्छेद क्या है। निसंदेह का संधि विच्छेद होगा नि विसर्ग संदेह, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि नि विसर्ग
संदेह, ये उसका हो जाएगा संधि। अब नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद में स और स आता है, ठीक है, इसको यदि पहले लिख दें तो भी से और से आता है, स और स आ रहा है, ठीक है ना, से और से आता है, तब आपको देखना है कि इससे पहले यदि विसर्ग से पहले आ रहा है तो विसर्ग यहां से हटेगा नहीं और से आधा हो जाएगा। जो ये विसर्ग हट करके क्या हो जाएगा, से आधा हो जाएगा और संधि करते समय विसर्ग को वापस लगा देना है, ठीक है ना। ऐसे यहां पे बना है तो हो जाएगा निसंदेह हो जाएगा, ठीक है ना, निसंदेह। विसर्ग से पहले से सलगम, षटकोण और से सड़क, यानी इस प्रकार के से यदि तीनों ही से आ रहे हैं तो इस तीनों ही से विसर्ग से पहले आ रहे हैं तो ये से आधे हो जाएंगे, यानी विसर्ग का से बन जाएगा और वो भी कैसा, आधा हो जाएगा, और संधि विच्छेद करते समय वापस इस से की जगह आपको विसर्ग लगा देना है। और ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, विसर्ग संधि, इसमें है विसर्ग संधि। आगे चल के देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सद धन भावना। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अब देखो अगला प्रश्न है, बहुप्रतिशित में उपसर्ग कौन सा है। बहुप्रतिशित उपसर्ग देखा, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगने वाले शब्द, ध्यान रखना, उपसर्ग का मतलब आगे लगने वाले, जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसके उपसर्ग, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बहु और प्रति दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, देखो बहु और प्रति और इसित, ये है पूरा शब्द बहु प्रति इसित। बहु प्रति इसित शब्द आया है तो बहु और प्रति दोनों ही जो है इसके अंदर प्रति दोनों ही इसका उपसर्ग का प्रयोग एक साथ हुआ है। यहां पर यदि प्रत्यय को हटा लें तो ये संधि हो जाती है इसकी, ठीक है ना, बहुप्रतिशित। आगे है कर्म धैर्य पूर्वक में प्रत्यय कौन सा है, धैर्य पूर्वक। अब प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ने वाले, धैर्य शब्द अलग बना है और पूर्व शब्द है जो है पूर्वक, ये पूरा एक प्रत्यय का काम कर रहा है। तो यहां पर जो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होने वाला। आगे चल के देखते हैं लोको उपकार में समास है, लोको उपकार। अब इसका समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करने पर पता चलेगा इसमें समास कौन सा है। समास विग्रह, लोक या लोक का उपकार, ठीक है ना, लोक का उपकार। तो यहां पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है और कारक चिन्ह का लोप किस समास के अंदर होता है, कारक चिन्ह का लोप हमेशा ए में होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। उसने स्वयं ही ये कार्य किया, ही इसमें क्या है, ठीक है ना। जो देखो निपात है, समुच्च बोधक है, संबंधवाचक है और विशेषण है। ये बिल्कुल एकदम जो नया प्रश्न है तो इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। अब यहाँ पर जो ही क्या है वो निपात है, क्या है, निपात। निपात किसे कहते हैं, निपात कहते हैं यदि कोई शब्दों के साथ या पद के साथ में जुड़ करके उस शब्द का विशेष अर्थ दे देता है, विशेष अर्थ देने वाला हो, तो यहां पर जो है उसे निपात कहते हैं। यानी वह शब्द जो शब्दों के साथ में या पद के साथ में जुड़ करके पूरे पद को एक विशेष अर्थ में बदल देता है। जैसे यहां पर हो गया से, ठीक है ना, से हो गया, या के, ठीक है ना। ये जो निपात होते हैं वो पूरे अर्थ को बदल देते हैं या पूरे अर्थ को विशेष जोड़ देते थे, उसके ऊपर विशेष अर्थ बना देते हैं, उसका शब्द का विशेष अर्थ बना देते हैं, उसे निपेत कहते हैं। देखो उसने स्वयं ही, अब ये किसके साथ जुड़ा, स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है, स्वयं ही कार्य कर लिया, तो इसके ऊपर ज्यादा जोर आने लग गया, कर्ता के ऊपर ज्यादा जोर हो गया शी शब्द आते ही।
ठीक है ना, इसे निपात कहते हैं। अब देखो आगे शब्द आया है कि कर्पण का अर्थ क्या है। 47 नंबर जो प्रश्न आया है कि कर्पण का क्या अर्थ होने वाला है। कर्पण का अर्थ यहाँ पर होने वाला है कंजूस। कर्पण का अर्थ क्या होने वाला है, कंजूस। पहले आपने देखा था पीछे उदार का विलोम क्या था, कर्पण। उदार का विलोम कर्पण था, यहाँ पर आया फिर से कर्पण का विलोम। या कर्पण का अर्थ क्या होने वाला, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, कृपण। आशा का विलोम है, आशा का विलोम है निराशा, ये तो बिल्कुल। अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। विश्वास का अविश्वास, विश्वास का हो जाएगा अविश्वास, और इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, अनिच्छा। आशा का निराशा। अब देखो आपके सामने जो प्रश्न आया है, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुन करके लिखना है। शुद्ध वाक्य क्या है, उसने मुझे पत्र लिखी, अशुद्ध हो गया क्योंकि उसने और लिखने की जो क्रिया है वो सही ढंग से प्रयोग नहीं हुई है। उसने मुझे पत्र लिखा, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सही है। उसने मैं पत्र लिखा, बिल्कुल गलत। उसने मुझे पत्र लिखे, ये भी गलत, ठीक है ना। क्रिया भी जो है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिए या काल के अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिए, तब सही होती है, अन्यथा वाक्य पूरा अशुद्ध हो जाता है। यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि का प्रयोग हुआ है, और ये जो है बी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही होने वाला है। अब देखो मित्रता में ता प्रत्यय किस प्रकार की संज्ञा बनाता है। अंतिम सवाल है, 50 नंबर का जो प्रश्न आपके सामने आया है कि मित्रता में जो ता प्रत्यय है किस प्रकार की संज्ञा बनाता है। अब मित्र शब्द आपको याद होगा कि हमने जो 1 नंबर प्रश्न दिया था मित्रता का, 1 नंबर प्रश्न आया था, वो मित्र शब्द आया था कि मित्र शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब मित्र शब्द है वो इसके साथ में ता प्रत्यय जुड़ा है, ता प्रत्यय, तो ये किस प्रकार की संज्ञा बनाता है, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा बनाता है। मित्र शब्द है वो जातिवाचक है, मित्र शब्द है वो जातिवाचक है, और इसके साथ में ता प्रत्यय जुड़ते ये क्या बन गया, भाववाचक बन गया है, भाववाचक संज्ञा बन गई है। तो अभी हमने इस प्रकार से 50 प्रश्नों की जो एक सीरीज देखी है, जो लगातार आपके सामने प्रश्न आए हैं, और ऐसे प्रश्न जो बीएसटीसी के अंदर बार बार पूछे गए हैं, और आपको इस प्रकार इनको देखा है, और हर ऑप्शन के ऊपर हमने जो चर्चा करते हुए प्रश्न को आगे बढ़ाया है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, लगातार देख करके यहाँ से अपनी तैयारी को एक उच्च धार देनी है। ये रामबाण साबित होगा आपके लिए पूरी क्लास, यहाँ से 50 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप लगातार क्लास देखते रहिए और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई दीजिए। धन्यवाद।